वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह स्पेशल मॉक सेशन CPC का वॉल्यूम 9 है और वीडियो पार्ट 47 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी ज़रूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है, ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। और आपको अगर किसी भी तरह की असुविधा होती है तो हम लोग हैं, या आप मुझे कॉल कर लीजिए। हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू चला रहे हैं, इस बार दे भी रहे हैं। ऑफलाइन सेशन भी हमारे यहाँ है, नॉमिनल चार्ज पे ऑफलाइन सेशन अवेलेबल है। ऑनलाइन सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। इवनिंग हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, पूछे गए भी है। मतलब 31, 30, 29 लगातार पूछा जाता था। जय एक बार, एनी ऑफ यू व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट? आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने मेंस दिया और मेंस क्वालिफाई भी किया। आई नो डेट ऑल ऑफ यू नो द आंसर, लेकिन इंटरव्यू के लिए अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो एज इफ इंटरव्यू में जो बोलेंगे, जब बोलिए व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट। एनी ऑफ यू कोशिश कीजिए, बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे आर्टिकुलेट करेंगे? यस सोमा। Representative suit is a suit filed by or against one or more persons for on behalf of themselves and others having same interest in the suit. आपने ठीक बोला है, बहुत ही अच्छा बोला। एक चीज बहुत ही वाइटल और बहुत ही सीरियस आपने
Yes, now you got it. No representative suit can be filed without permission of the court. Permission of the person interested is also necessary or not? Permission of court तो ठीक है, but person similarly interested, their consent is also necessary. Yes, sir. The permission is not required, but its notice shall be given to everyone. Yes, very correct. Permission of the person so interested is not necessary, but notice shall be given to everyone so interested. It's a very good answer. और हमने तो सिंपल पूछ दिया, ये अगर घुमा के पूछना इसी चीज को तो प्लेंटिफ को रिप्रेजेंटेटिव सूट में बाकी लोगों से, बाकी प्लेंटिफ से परमिशन लेने की आवश्यकता है या नहीं। तो अमूमन ख्याल ये जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट है, परमिशन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइलिंग के लिए यू नीड टू टेक परमिशन ऑफ द कोर्ट, एंड इफ कोर्ट ग्रांट्स परमिशन, कोर्ट शैल इशू नोटिस टू all the person having the same or similar interest into the representative suit. Normally rule है कि all persons interested in a suit should be joined as parties to the suit, लेकिन order 1 कितना रूल में है रिप्रेजेंटेटिव सूट? हाँ, तो ऑर्डर 1 रूल 8 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। ऐसी चीजें हम लोग मेंस में लिखते हैं, मेंस के दौरान जब लिखने को आता है तो टू ब्रिंग ए केस विद इन ऑर्डर 1 रूल 8, व्हाट आर द एसेंशियल्स? The party must be numerous. There must be permission by the court, and they must have same interest in the suit. Yes. Only same interest, same grievance और same relief तीनों चाहिए या same interest ही केवल चाहिए? Same interest, same relief, and same grievances. हाँ, ये that is also necessary. अगर nature of relief अगर डिफरेंट है तो कैन दैट सूट बी ए रिप्रेजेंटेटिव सूट? रिप्रेजेंटेटिव सूट में नेचर ऑफ इंटरेस्ट अगर क्लैश कर रहा है तो कैन देयर बी ए रिप्रेजेंटेटिव सूट और नॉट? नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि जो अब तक होता रहे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता रहे, होता तो यही रहा है कि सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ठीक है, टॉपिक हम लोगों ने कवर करके उस टॉपिक को बड़े अच्छे से इंटरव्यू पर्पज से हम लोग कर लेंगे तो अच्छी तैयारी हो सकती है हम लोगों की। तो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन ग्रीवांस एंड कॉमन प्रेयर, कॉमन रिलीफ शुड बी sought which must be beneficial to all such persons so interested। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और जो कोर्ट जो नोटिस इशू करेगी ये नहीं, कोर्ट नोटिस तो सबको इशू करेगी, हम लोगों ने पहले कर भी लिया इसको। ये
मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया और चाहता है कि सूट विड्रॉ कर ले, तो कैन प्लेंटिफ विड्रॉ ए रिप्रेजेंटेटिव सूट? Yes, sir. But after notice given to all the parties. रूल 4 पढ़िए। रूल 4 सब रूल 4, रूल 8 का सब रूल 4। एनी ऑफ यू बुक निकाल, बेयर एक्ट निकालिए बुक, तो कल बताया था बुक के लिए। बेयर एक्ट से सब रूल 4 पढ़िए, रूल 8 का। No part of the claim in any such suit shall be abandoned under subsection Rule 1, and no such suit shall be withdrawn under sub-rules 3 of Rule 1 of ऑर्डर 23। Order 23, and no agreement, compromise, or satisfaction shall be recorded in any such suit under Rule 3 of that order unless the court has given at the plaintiff expense notice to all persons so interested in the manner specified in sub-rule 2. हाँ, तो सूट फाइल होगा तो भी नोटिस देना होगा और विड्रॉल होगा तो भी नोटिस देना होगा एट द प्लेंटिफ एक्सपेंस। तो ये पॉइंट को, इसको केवल याद रखना है। अब नाउ रिप्रेजेंटेटिव सूट में दोज हु हैव नॉट बीन इम्प्लीटेड एज द पार्टी, a judgment is passed, can that judgment be updated as res judicata or not? Please repeat the question. A person is not party to the representative suit. Whether a judgment passed in such suit will update as res judicata for the person who has not impleted as a party? ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से घुमाया गया है, आपका एक्सरसाइज कराने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई पार्टी है या नहीं पार्टी है? जो पार्टी नहीं भी है, क्या उनको डीम्ड पार्टी कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? रिप्रेजेंटेटिव सूट है नंबर ऑफ पर्सन्स। मान लीजिए 50 लोग पार्टी बने, 2-4 लोग पार्टी नहीं बन पाए, तो जो पार्टी नहीं बन पाए, अगर इफ ए जजमेंट इज पास, विल दैट जजमेंट ऑपरेट एज रेज जुडिकाटा फॉर दोज हु हैव नॉट बीन मेड पार्टी? Yes, sir. ये कहीं रिप्रेजेंटेटिव सूट में रेज जुडिकाटा लागू होता है या नहीं लागू होता? प्रोविजन क्या है इसका? एक्सप्लेनेशन 6 पढ़िए, सेक्शन 11 रेज जुडिकाटा का। रीड आउट। For the purpose of determining whether the person who sue or are sued or defend have a stake interest in ये एक्सप्लेनेशन 6 सेक्शन 11। where a person litigate bona fide in respect of public right or of a private right claimed in common
for themselves and others. All persons interested in such rights shall, for the purpose of this section, be deemed to claim under the person so litigating. ये एक्सप्लेनेशन 6 क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कर रहा है, नहीं कर रहा? Yes, sir. तो इसमें लिखा हुआ है ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच राइट shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating. So even if into the representative suit, those who have not been made party are deemed to be the party. तभी तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का आएगा. तो अगर ये पूछा जाए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप आंसर भी समझ गए, अब आपको बोलना है कि इंटरव्यू के पर्पज से आप कैसे बोलेंगे इसको. My question to you is, in a representative suit, those who have not been made party, whether a judgment pass will operate as res judicata to the persons who have not been made party into the representative suit. Try कीजिए आंसर. पहला सेंटेंस, yes it will operate according to explanation 6 section 11. Second sentence, those who have not been implemented are deemed to be the person so litigating. क्या ठीक है ये आंसर? What is same interest? सेम इंटरेस्ट क्या है रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए? एक क्वेश्चन पूछा गया है और एज इट इज जिन शब्दों में पूछा गया है, एज इट इज जैसा मुझे बताया गया, what is condition precedent for bringing a representative suit? Unless until community of interest होगा. क्या अगर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हो सकता है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट किसे कहेंगे? सेम कॉज ऑफ एक्शन. रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या कॉज ऑफ एक्शन सेम ही होना चाहिए या डिफरेंट भी हो सकता है? 1976 के अमेंडमेंट से पहले ये पोजीशन क्लियर नहीं थी. सीपीसी में 1976 में अमेंडमेंट हुआ और इसका ऑर्डर 1 का क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? पढ़िए उसको. ये रूल 8 के लास्ट में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ. रीड एनी ऑफ यू. ऑर्डर 1 रूल 8 एक्सप्लेनेशन पढ़िए. For the purpose of determining whether the persons who sue or are sued or defend have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that such persons have the same cause of action as the persons on whose behalf or for whose benefit they sue or are sued or defend the suit as the case may be.
इसको समझिएगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट में एक कॉमन मीनिंग जाता है कि सेम ही कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट में सेम कॉज ऑफ एक्शन होगा तो एक बहुत बड़ा पोर्शन रिप्रेजेंटेटिव सूट का फाइल ही नहीं हो सकता। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट ने कोई लैंड अक्वायर किया, कंपेंसेशन दिया, सबको कंपेंसेशन कम अमाउंट का दिया, लेस देन मार्केट वैल्यू। ए को कुछ कंपेंसेशन, बी को कुछ कंपेंसेशन, ए का लैंड डिफरेंट डेट को अक्वायर किया, बी का लैंड डिफरेंट डेट को। तो अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन रखते तो क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट आसानी से फाइल हो जाता या दिक्कतें आती? मैच करने में दिक्कतें आती। And therefore explanation was added into 1976 by way of amendment। और उसमें क्लियर लिख दिया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में यह जरूरी नहीं है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन हो सभी लोगों का। कॉज ऑफ एक्शन में हैव accrued on different date, even then representative suit can be instituted। तो इसका जिस्ट ये निकलता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन में भी देयर, या डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है तो रिप्रेजेंटेटिव सूट कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉमन क्लेम होना चाहिए, कॉमन प्रेयर होना चाहिए। बट कॉज ऑफ एक्शन भी कॉमन हो ये जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव सूट में, या इट इज नॉट नेसेसरी? अभी पढ़ा, It is not necessary, sir। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब पॉइंट इज कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट से पूछा जाता है तो हम लोग उसको इस तरह से तैयार करें कि उससे कुछ भी पूछा जाए तो कुछ भी उस टॉपिक से पूछा जाए, जहां से मर्जी वहां से पूछ लो, हर सवाल का जवाब दे सकते, तो उसको तैयारी बोलते। अबेटमेंट क्या होता है? ABAT, वो अबेटमेंट आईपीसी वाला नहीं पूछ रहा, ऑर्डर 23 वाला अबेटमेंट। व्हाट इज द अबेटमेंट? To cancel, Sir, comes to an end। अबेटमेंट कब होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट का अबेटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। अबेटमेंट कब होता है? अंदाज पे मत आंसर दीजिए, अंदाज पे वहां बोलिएगा और ये आपका आंसर फैक्चुअली इनकरेक्ट है एंड एब्सोल्युटली बेसलेस है। पहले आंसर देने से पहले जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट। अभी पहले इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले जस्ट 1 सेकेंड आपको यह समझना है कि अबेटमेंट कब होता है। व्हाट अबेटमेंट मे हैपन ऑन डेथ ऑफ ए पार्टी। पार्टी का डेथ हो गया एंड राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, तब अबेटमेंट होता है। अगर पार्टी का डेथ हो गया, कोई लीगल हेयर नहीं है, तो सूट हैज टू बी अबेटेड। पार्टी का डेथ हो गया और कॉज ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ द रिलीफ इज टोटली पर्सनल। जैसे मान लीजिए कोई वाइफ है, मेंटेनेंस का केस फाइल किया, सीडिंग चल रहा है, उसी दौरान महिला की डेथ हो जाती है, कोई लीगल हेड नहीं है, बच्चा नहीं है, तो ऐसा सूट अबेट होगा कि चलेगा? मेंटेनेंस जो पार्टी है उसी को मिलेगा या उसके बिहाफ पे दूसरे को भी मिल जाएगा?
मेंटेनेंस इज ए पर्सनल राइट और व्हाट टाइप ऑफ राइट? पर्सनल राइट होता है। तो पार्टी है तो को मिलेगा। हाँ, तो अबेटमेंट may happen on death of a party if right to sue does not survive. तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में जहां इतने आदमी है, 2-4 लोगों की मौत भी हो जाती है, तो बाकी लोग तो हैं या नहीं है? यस सर। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सूट का अबेटमेंट नहीं होता है। नोट कर लीजिए इसको। रिप्रेजेंटेटिव सूट का एग्जीक्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता? जो जजमेंट पास होगा, डिग्री पास होगी, कैन डिग्री ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव सूट बी एग्जीक्यूटेड और नॉट? क्यों नहीं डिग्री? बिल्कुल होगा, लाइक एनी अदर सूट। व्हाट इज प्रिलिमिनरी इशू? पहले तो इशू बताइए। फ्रेमिंग ऑफ इशूज का ऑर्डर कौन सा? इशूज फ्रेमिंग का ऑर्डर थर्टी। yes Shivam. For order 14. Yes, very correct, very correct. और what is प्रिलिमिनरी इशू का बेसिकली सर जुरिसडिक्शन से रिलेटेड होता है। अगर जुरिसडिक्शन और ऑब्जेक्शन अगर सर डिपेंडेंट या रेज करेगा तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इशू भी डिसाइड होगा कोर्ट का, सर जुरिसडिक्शन का। एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा इसमें करेक्शन, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इशू आर लीगल इशूज, क्या कह सकते हैं? लाइक जुरिसडिक्शन, like whether suit is barred by any other law or not. Preliminary issues are legal issues. हम लोग रिटन स्टेटमेंट में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। What is that preliminary objection into written statement? लीगल ऑब्जेक्शंस। तो और यह भी बात ठीक है कि सूट रुक जाएगा सबसे पहले प्रिलिमिनरी इशू जो अगर कोई फ्रेम हुआ है तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड होगा। इशूज कब फ्रेम होता है? ये तो आप कहेंगे कि व्हेन प्लीडिंग्स आर कंप्लीट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इशू कब बनता है, कई बार आप बोल चुके हैं when a fact is alleged by one party and disputed by other, it becomes an issue. इशू किस चीज से फ्रेम होगा? मतलब व्हाट इज रेफर्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ एन इशू? क्या रेफर करेंगे? उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो होगा प्रोड्यूस करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद से डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे। आज क्या हो रहा है? आप लोग सही से जवाब, क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं या सिंपल क्वेश्चन है?
क्वेश्चन तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। आप लोग जानते हैं इशू जो है मटेरियल फैक्ट से होता है व्हिच आर इन डिस्प्यूट, और इशू फ्रेम करने के लिए प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को देखा जाए। ये नहीं जानते थे, आसमान से तो इशू नहीं फ्रेम होगा। हाँ, अगर चलिए इशू फ्रेम हो गया, कोर्ट हैज टू प्रोनाउंस जजमेंट अपॉन ईच इशू। प्रिलिमिनरी इशू का आपने ठीक बताया था कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन या बार ऑफ सूट क्रिएटेड बाय लॉ, उसको हम लोग इंटरव्यू पर्पस से कर रहे हैं कि लीगल इशूज आर नॉन एज प्रिलिमिनरी इशूज। वही बात कही थी जो आपने बताया था। तो ये इशूज किस लिए फ्रेम किए जाते हैं? व्हाट इज नॉन एज बैकबोन ऑफ सूट किसे कहते हैं? What is backbone of suit? Plaint, written statement, replication, evidence, issues. किसे कहते हैं बैकबोन? तो अकेला प्लेंट क्या करेगा? अगर प्लेंट को कहेंगे तो WS क्यों नहीं कहेंगे? इशू होना चाहिए सर। Yes, exactly. Issues are known as backbone of the suit. सूट किस लिए चला है? ट्रायल में क्या देखा जाएगा? डिग्री का डेफिनेशन क्या पढ़ा? किस चीज का कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। तो डिग्री का डेफिनेशन लिखा हुआ ना कि कंक्लूसिव एडजुडिकेशन व्हिच डिटरमाइंस आइदर ऑल और एनी ऑफ द राइट of the parties into the controversy। तो इशूज वही कंट्रोवर्सी का इशू बनता है कि कंट्रोवर्सी क्या, और उसी लिए ट्रायल चलता। तो therefore issues are considered as backbone of the suit, और ट्रायल पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट असर होता है। और क्या कैन कोर्ट डिसाइड एंड कैन कोर्ट रिफ्यूज टू डिसाइड एन इशू, और कोर्ट इज बाउंड टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ईच इशू? Yes, pronounce judgment on each issue। अगर कोई इशू, कोई कंट्रोवर्सी प्लीडिंग का पार्ट नहीं है तो कैन कोर्ट फ्रेम दोज इशूज? नो, इशूज मस्ट नॉट बी बियॉन्ड प्लीडिंग। ये इशू का इंपॉर्टेंस है। अब चलिए मान लीजिए कि इशू फ्रेम होना चाहिए और वो इशू फ्रेम नहीं हुआ, तो ट्रायल इज फैटल और व्हाट? कोई इशू फ्रेम होना चाहिए और वो इशू फ्रेम नहीं हुआ, ओमिशन टू फ्रेम इशू, इसका कंसीक्वेंस क्या होगा? ओमिशन, अब सीधा सीधी, ओमिशन टू फ्रेम इशू इज दैट फैटल टू द सूट और नॉट? इशू फ्रेम नहीं हुआ, अपीलेट कोर्ट केस को रिमांड कर देती है एडिशनल एविडेंस के लिए। अपील में केस रिमांड हो सकता है या नहीं हो सकता फॉर द पर्पसेज ऑफ एडिशनल एविडेंस? हो सकता है सर। और अपीलेट कोर्ट भी ले सकते हैं। अगर if a proper issue has not been framed, तो it is mere irregularity। वो इशू फ्रेम हो सकता है, केस कैन बी रिमांडेड टू ट्रायल कोर्ट फॉर फ्रेश ट्रायल, उस इशू को फ्रेम करके उस इशू के लिए। तो अगर क्वेश्चन है कि
what is the consequence that there has been omission to frame an important issue? तो आप कहिएगा कि omission to frame important issue is simply an irregularity. Case can be demanded to frame such issues for the fresh trial. तो omission to frame issue irregularity है और ये fatal नहीं होता सूट के लिए। इश्यूज क्लियर। आज हम लोग सीपीसी को कंक्लूड कर रहे हैं। ये जो एडमिशन है, एडमिशन के बेसिस पे कोर्ट इज बाउंड टू प्रूव जजमेंट, कोर्ट इज बाउंड टू प्रोनाउंस जजमेंट और नॉट? Yes, sir. Court is bound to pronounce judgment on the basis of admission. रूल 6 को पढ़िए। Order 12, Rule 6. Order 12 का Rule 6 पढ़ दीजिए। On admissions, where admissions of fact have been made either in pleading or otherwise, whether orally or in writing, the court may, at any stage of the suit, either on the application of any party or of its own motion, and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may feel fit, having regard to such admissions. तो इसमें शब्द में यूज हुआ है या शैल यूज हुआ है? में शब्द यूज हुआ है। तो एडमिशन पे के बेसिस पे इच कोर्ट बाउंड टू प्रोनाउंस ए जजमेंट और दिस इज ए डिस्क्रिशनरी पावर। दिस इज डिस्क्रिशनरी, पार्टी कैन नॉट क्लेम इट एज मैटर ऑफ राइट। क्वेश्चन यहाँ पे है, एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, क्योंकि जब एडमिट हो ही गया तो इशू नहीं बना और इसलिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन डिस्पेंसेज विद द प्रूफ हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं। 58 इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो व्हेन एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, इसका पर्पस और भी है कि पार्टी को क्विक रिलीफ और स्पीडी डिस्पोजल हो केसेज का, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके जस्टिस होना चाहिए। तो इवन डिस्पाइट दैट, क्यों नहीं एडमिशन पे कोर्ट जो स्टेट में, व्हाई डिस्क्रिशन इज वेस्टेड टू द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर एडमिशन ऐसा है कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, तो व्हाई एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव? तो ऐसी स्थिति में एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, तो एडमिशन शुड हैव बीन कंक्लूसिव, बट व्हाई एडमिशन हैज नॉट बीन मेड एज कंक्लूसिव? Sir, if admission would have been made conclusive, then evidence cannot be given to show whether such admission was given voluntarily or. हाँ, आप सही बोले, थीम आप जानते हैं।
पहले तो आपको कहना है कि इफ इट वुड हैव बीन कंक्लूसिव, नो एविडेंस इज अलाउड टू बी गिवन टू डिस्प्रूव इट. And if admission would have been made conclusive, say for example, there is some involuntary admission. So involuntary admission is no admission at all. And court would have bound to pronounce the judgment even on the basis of involuntary admission resulting into serious miscarriage of justice. Therefore, court may in its discretion confirm from the party whose admission is in question that really he made such admission voluntarily or not. थीम को समझ गए या फिर से एक्सप्लेन किया जाए? एनी डिफिकल्टी इनटू एडमिशन पे कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है. आप समझे इसको? नहीं समझे? थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए, आज सीपीसी खत्म करना है. Yes, sir, समझ. What is difference between a stay and injunction? स्टे और इंजंक्शन एक ही होता है. Yes, sir. क्या दोनों में डिफरेंस है? Yes, sir. Stay order is temporarily suspending a pending order, while injunction may be for pending anything or making any order so that it will be effective. इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं डिक्टेट करा देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है. स्टे इज एड्रेस टू द कोर्ट, एन इंजंक्शन इज एड्रेस इशू टू द पार्टी. पहला पॉइंट, स्टे इज एड्रेस टू द कोर्ट while injunction is issued to the party. पहला पॉइंट, हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में इंजंक्शन को भी स्टे बोल देते, लेकिन इंजंक्शन और स्टे में डिफरेंस है. ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई, ट्रायल कोर्ट के खिलाफ स्टे हो सकता टू प्रोसीड ट्रायल विद द सूट, टू प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सूट. क्या ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे करने के लिए इंजंक्शन का इस्तेमाल होगा? तो स्टे इज एड्रेस टू द कोर्ट, इंजंक्शन इज इशूड अगेंस्ट ए पार्टी. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस, इंजंक्शन इज इफेक्टिव एज सुन एज इट इज इशूड. इंजंक्शन इज इफेक्टिव एज सुन एज इट इज इशूड एंड स्टे ऑपरेट्स ओनली व्हेन it is communicated to the court to which it is issued. एक थोड़ा सा और टेक्निकल सा, इंजंक्शन क्या एक्ट्स इन पर्सोनम या इंजंक्शन एक्ट इन देम?
personam. Yes. How can injunction be issued to a stranger? No, no, sir. Between the party only. Yes, तो इंजंक्शन तो लास्टली तीसरा इंजंक्शन एक्ट्स इन पर्सोनम एंड नॉट इन रेम। इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन तो 39 है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत 38 से लेके 42 तक इंजंक्शन का दिया हुआ। हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी करेंगे काफी अच्छे से। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से खूब क्वेश्चन होता है। और व्हाट इज स्टेटस को? स्टेटस को As it is. हाँ ठीक है, ठीक ही है। स्टेटस को कॉमन पार्लेंस में लोग स्टे बोलते हैं, बट दैट इज नॉट लीगली करेक्ट। स्टे इज इशू टू द कोर्ट and status quo is issued to the party. Status quo is an instance of injunction. Status quo means existing condition as it is or existing state of thing. टेम्पररी इंजंक्शन का ड्यूरेशन कितना होता? सर कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं बताया गया है, बस इतना बोला गया अंटिल फर्दर ऑर्डर्स और अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड। हाँ तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा प्रियर एक्ट से। तो टेम्पररी इंजंक्शन पेंडेंटे लाइट ग्रांट किया जाता है टिल डिस्पोजल ऑफ द सूट। अगर पूछा जाए कि टेम्पररी इंजंक्शन की वैलिडिटी कब तक होती है, तो आइदर टिल पेंडेंसी ऑफ द सूट और टिल फर्दर ऑर्डर। ये वंस इंजंक्शन, ये रेस जुडिकाटा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम सूट अप्लाई होता है या नहीं होता? क्या हम लोगों ने किया था? यस होता है। रेस जुडिकाटा इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम सूट। अगर इंटरिम इंजंक्शन वंस granted or refused, will that operate as res judicata or not? Granting or refusing injunction, will it operate as res judicata? Yes, it can. लेकिन चेंज इन सर्कमस्टांसेज है, तो इंजंक्शन वेरी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। ब्रीच ऑफ इंजंक्शन कहाँ दिया हुआ है? कौन सा क्या रूल है? रूल 2A। रिसीवर किसे कहते हैं? who receives the property of others and accounts for it. कोर्ट की कस्टडी में लेने के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाता और
जो सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो उसमें कितने दिन का नोटिस पीरियड होता है? मोर्गेज सूट का ऑर्डर क्या है? थर्टी फोर है शायद। बिल्कुल करेक्ट। रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज किसे कहते हैं? अब मैं चूंकि यह टीपीए का क्वेश्चन है, चूंकि मोर्गेज सूट की चर्चा हुई थी तो रिडेम्पशन अचानक मुझे याद आ गया कि रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज पूछा हुआ। तो व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज और कौन फाइल करता? सर इसमें जो प्रॉपर्टी देता है सर लोन के लिए, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है वो फाइल करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिगेन करने के लिए जो मॉर्गेजर फाइल करता है। जो मोर्गेज मनी है उसको पे करके अपनी प्रॉपर्टी को फ्री करवाता है तो उसे रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज कहता है। बाकी टीपीए में हम लोग ये सब करेंगे, क्लॉक ऑन मोर्गेज, वंस मोर्गेज, ऑलवेज मोर्गेज, मोर्गेजी टीपीए में वो सब करेंगे, यहाँ पे नहीं। और इसमें कोर्ट सुमोटो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं? सिविल कोर्ट कैन सिविल कोर्ट एक्सरसाइज सुमोटो पावर और नॉट? सुमोटो किसे कहते हैं हम लोग? सर जो उनके नॉलेज में आ जाए और वो खुद इश्यू करे। On its own motion. On its own motion. Can power of revision be exercised sumoto? Yes, sir, by High Court. Yes. और sumoto power, can civil court entertain a revision petition? Sir. Civil revision is always to be filed before the High Court. So sumoto power is vested to the High Court. It's not vested to the civil court. 151 is different. 151 is vested to the civil court. But so far as sumoto power is concerned, the sumoto power is of its own. Can High Court exercise sumoto? रिवीजन नहीं फाइल हुआ, हाई कोर्ट क्या अपने खुद के मोशन पे पार्टी को इशू करके रिवीजन में सुन सकती है या नहीं सुन सकती? यस। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हम लोगों ने पिछले वाले में शायद कर लिया था और हम लोग अब मोर और लेस आपका सीपीसी ये सारे एरियाज हैं। सीपीसी के 8 वीडियो आ चुके हैं, ये 9th हो जाएगा। तो सीपीसी को अब यहीं पे फुल स्टॉप लगाना, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी रह गई है हम लोगों को। इनहेरेंट पावर यहाँ पे हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? इनहेरेंट पावर हम लोगों ने डिटेल में स्पेशल मॉक सेशन में हम लोगों ने किया है, उससे आप इसको देख लीजिएगा। इनहेरेंट पावर एक रेस्टिट्यूशन से पूछा जाता है। रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज रेस्टिट्यूशन?
40 Any of you, what is restitution? to be restored, sir. Restore what? Rest, The position. yeah, restoring a thing to its proper honor. और अगर इंटरव्यू के लिए बोलना है तो इसे कैसे बोलेंगे हम लोग? Restoration of anything unjustly taken from another. क्या ऐसे बोल सकते हैं? Restoration of anything unjustly taken from another. ये जो सेक्शन 144 है सीपीसी का, इज दैट एग्जॉस्टिव? No, sir. हाँ, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये रेस्टोरेशन इक्विटी पे बेस्ड है या किस चीज पे बेस्ड है? Equity पे बेस्ड है सर। और इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को क्या चंद लाइनों में स्टैट्यूट बुक में कैद किया जा सकता है? No, sir. Equity is always limitless. It is never to be confined. तो इक्विटी ऑफ कोर्स ये दिया हुआ है रेस्टिट्यूशन के बारे में सेक्शन 144 में, but it only incorporates few of the instances of restitution. It does not cover all the instances of the restitution. All the instances of the restitution, in fact, practically totally impossible to be covered and confined into the statute book. Restitution एक जनरल उस पे बेस्ड है, restoration of a thing which has been unjustly taken from another. ये शॉर्ट आंसर अब पता नहीं, आई डू नॉट नो, ये कैसा लगता है? डायलॉग टाइप का आंसर, छोटा छोटा। Not interested, sir. इसको क्या लिखे, डिक्टेट करवा दें? रेस्टिट्यूशन पूछा जाता है तो छोटा छोटा डायलॉग वगैरह छोटा छोटा ही बनता है। एक बार बोलिए तो हमने क्या बोला रेस्टोरेशन के बारे में? To restoration of anything unjustly taken from others. हाँ, तो इसको नोट भी आप लोग कर लीजिएगा, नोट करके ये अच्छा रहेगा। ये जो रेस्टिट्यूशन की जो प्रोसीडिंग है उनका नेचर क्या है? Is it into the nature of execution? Yes sir, execution को बोल सकते हैं। It is into the case पहले conflict था and there has been a very very historic and leading case, और केस का नाम है महीजी भाई मोहन भाई बरूद वर्सेस पटेल मनी भाई गोकल भाई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस्टिट्यूशन प्रोसीडिंग इज इनटू द नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। रेस्टोरेशन के लिए कोई जजमेंट डिग्री चाहिए या अपनी मर्जी से रेस्टोरेशन कर देंगे? सर रेस्टिट्यूशन के लिए डिग्री चाहिए, अगर ऑर्डर भी चाहिए, उसी को इफेक्ट में लाने के लिए रेस्टोर किया जाता है। यस सर। तो देयरफॉर इट इज इनटू द नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए
कैवियट, कैवियट क्या, वार्निंग टू द कोर्ट और वार्निंग टू अदर पार्टी? Warning to the court. Who may lodge the caveat? Any person who is interested to other cases. Caveat can only be filed after pronouncement of judgment, or caveat can even be filed before pronouncement of judgment. Before pronouncement of judgment. Caveat before pronouncement of judgment होगा। कैविएट तो तब फाइल होता है ना सर जब वो केसेस कोर्ट में आता भी नहीं है, उसको ऐसा एप्रीहेंशन होता है कि इस रिगार्डिंग मेरे इससे कोई केसेस आ सकता है। बताइए आप लोग, बाकी लोग बताइए। Caveat is filed after pronouncement of judgment, or can it also be filed before pronouncement of judgment? कैविएट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कैविएट इज फाइल्ड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। लिख लीजिए, इसको डिक्टेट करा देते हैं। नॉर्मली कैविएट इज फाइल्ड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जजमेंट प्रोनाउंस हो गया तो कैविएट कहाँ फाइल होगा? अगर मान लीजिए हमारे आपके बीच कोई मुकदमा चला, जजमेंट आ गया, आपके फेवर में जजमेंट है और हमारे अगेंस्ट है, तो कैविएट कौन फाइल करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, सोचिए। आंसर बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप सोचिए। हमारे आपके बीच लिटिगेशन चला, जजमेंट आपके फेवर में आया और मेरे खिलाफ हो गया, तो कैविएट कौन फाइल करेगा? जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट जजमेंट गया। जिसके अगेंस्ट जजमेंट गया वो अपील फाइल करेगा कि कैविएट फाइल करेगा? अपील करेगा सर। तो कैविएट जिसके फेवर में जजमेंट है, कि अपील में वो जजमेंट पे स्टे ना लग जाए या विदाउट नोटिस सुना ना जाए, विदाउट नोटिस अपील को सुना ना जाए, तो नॉर्मली कैविएट इज फाइल्ड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जिस पार्टी के फेवर में जजमेंट होता है, डिक्री होल्डर, वो कैविएट फाइल करता है कि जजमेंट डेटर अपील में इस जजमेंट पे स्टे न लगवाते। तो नॉर्मली कैविएट इज फाइल्ड बाय जजमेंट होल्डर आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, लेकिन कैविएट कैन also be filed even before pronouncement of judgment. तो और कैविएटर किसे कहते हैं? Which कैविएटर? जो कैविएट फाइल करता है। यस, तो जो कैविएट फाइल करता है उसे कैविएटर। सीपीसी के जो 2-4 पोर्शन रह गए हैं वो स्पेशल मॉक सेशन में सारी चीजों को कवर किया हुआ। सीपीसी अब हो चुका, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस हो चुका है, आपका आईपीसी भी हो चुका है, आपका वो कॉन्स्टी भी हो चुका है। आईपीसी और कॉन्स्टी ये मेजर सब्जेक्ट है।
बिहार जे में अगर देखा जाए, हम लोगों ने कंप्यूटर वगैरह में जनरेट किया तो करीब 30% क्वेश्चन आईपीसी से, 30% क्वेश्चन क्वांटिटी से, और जो 40% बच गए उससे बाकी सब्जेक्ट से, इस तरह से रहते हैं। तो 2 मेजर सब्जेक्ट है बिहार जे के लिए। अधिकतर क्वेश्चन आपको आईपीसी और क्वांटिटी, इन तो आईपीसी क्वांटिटी में आप लोग क्या पोजीशन है, रिपीट करना चाहेंगे आईपीसी क्वांटिटी? दिया, आर यू कंफर्टेबल? तो क्लासेस करवा दो। आईपीसी, चलिए देखते हैं। टुमारो आई मे नॉट बी अवेलेबल, टुमारो कहीं जाना है मुझे, तो जो भी होगा ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो अब नाउ तो अभी कैंडिडेट हैं, यस नीरज, थोड़ा आप लेट हो गए हैं। अब मॉक इज कंक्लूडेड, मॉक आज का अब खत्म हो रहा। टाइमिंग थोड़ा मिस कर गए थे क्या? आज आपका पहला दिन है, हो सकता है मिस कर गए हो। नीरज, आवाज आ रही है हमारी आपको? माइक को अनम्यूट करके बोलिए। चलिए एनीवे, तो आज का सेशन यही खत्म, आज का मॉक। हाँ, टाइमिंग 8:30 से है। सर पता नहीं चल पाया था, लिंक नहीं मेरे पास आया था, इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाया सर। आप कैसे लिंक मिला? आप जो लिंक पे बोले तो सर लिंक इसमें आया हुआ था सर। हाँ, तो टेलीग्राम का डाटा ऑन करके रखिए, और टाइमिंग है 8:30 बजे सर। चलिए, ये वीडियो जो आज हुआ कल आ जाएगा यूट्यूब पर, और अब तो टाइम खत्म हो गया है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन टुनाइट, सी यू टुमारो, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।